नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। मित्रों, झारखंड में कक्षा 9 से 12 तक के सभी शिक्षकों को CPD कोर्स करना अनिवार्य है और CPD कोर्स में विभिन्न मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर आते हैं। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मॉड्यूल 1 से लेकर 5 तक के मैंने प्रश्नोत्तर बता दिए हैं, जो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने उस कोर्स को नहीं किया है तो वहां से जाकर आप कोर्स करके प्रश्नोत्तर को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मॉड्यूल 6 प्री टेस्ट का है। कक्षा चर्चा के दौरान एक छात्र हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है जबकि बाकी छात्र शांत है। सभी छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है। छात्र के उत्तर की सराहना करके अन्य छात्रों को बोलने के लिए आमंत्रित करना। दूसरा है उदाहरण पेश करना। शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्ता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र अक्सर अपने मार्गदर्शकों के व्यवहार और दृष्टिकोण का अनुकरण करते हैं। आधुनिक शिक्षा में पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के अलावा किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के साथ सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करना। शिक्षक देखते हैं कि दोपहर के भोजन से पहले अंतिम पीरियड में छात्र थके हुए और ध्यानहीन दिखाई दे रहे हैं। सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? करेक्ट आंसर है छात्रों को सक्रिय करने के लिए एक छोटी गतिविधि या जोड़ी चर्चा कराना। भावनात्मक कौशलों में छात्र की वृद्धि मापने का एक विश्वसनीय तरीका कौन सा है? तो पारंपरिक अंक प्रणाली और पुरानी ग्रेडिंग स्केल के मानदंडों पर निर्भर रहना। शिक्षक को वर्तमान क्षण में रहने के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है? तो आंसर हो जाएगा ताकि तनाव के लक्षणों को पहचान कर बर्नआउट से बचा जा सके। स्व मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो यह बच्चों को अपनी स्वयं की भावनाओं और प्रगति को समझने में मदद करता है। कक्षा में माइंडफुलनेस के निरंतर अभ्यास का मुख्य लाभ क्या है? तो यह एकाग्रता बढ़ाता है और भावात्मक संतुलन का उदाहरण पेश करता है। माता पिता के दबाव को संभालने की सही पेशेवर रणनीति क्या है? तो नीतियों और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी संवाद स्थापित करना। आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा। अब मॉड्यूल असेसमेंट है माइंडफुल वॉकिंग का शिक्षक के लिए क्या उपयोग है? तो इसका है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय अपनी सांसों के प्रति सजग रहना। तो आधुनिक शिक्षा में पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के अलावा किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के साथ सामाजिक भावात्मक कौशल विकसित करना। माता पिता के दबाव को संभालने की सही पेशेवर रणनीति क्या है? तो नीतियों और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी संवाद स्थापित करना। भावनात्मक कौशलों में छात्र की वृद्धि मापने का एक अविश्वसनीय तरीका कौन सा है? तो पारंपरिक अंक प्रणाली और पुराने ग्रेडिंग स्केल के मानदंडों पर निर्भर रहना। 40 मिनट के एक संवादात्मक पाठ के लिए संतुलित समय विभाजन क्या है? तो 5 मिनट आइस ब्रेकर, 20 मिनट चर्चा, 10 मिनट कार और 5 मिनट सारांश। उदाहरण पेश करना शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्ता क्यों है? तो छात्र अक्सर अपने मार्गदर्शकों के व्यवहार और दृष्टिकोण का अनुकरण करते हैं। शिक्षण में ग्रोथ माइंडसेट को कैसे परिभाषित किया गया है? तो चुनौतियों और गलतियों को सीखने के नए अवसर के रूप में देखना। शिक्षक को वर्तमान क्षण में रहने के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है? ताकि तनाव के लक्षणों को पहचान कर बर्नआउट से बचा जा सके। सामुदायिक सेवा में भाग लेने से छात्र के विकास में किस प्रकार मदद मिलती है? तो यह छात्रों में करुणा और सामाजिक प्रभाव पैदा करने की भावना विकसित करता है। स्व मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो यह बच्चों को अपनी स्वयं की भावनाओं और प्रगति को समझने में मदद करता है। कक्षा में माइंडफुलनेस के निरंतर अभ्यास का मुख्य लाभ क्या है? तो यह एकाग्रता बढ़ाता है और भावात्मक संतुलन का उदाहरण पेश करता है। एक शिक्षक का अपनी भावात्मक प्रक्रियाओं में सुधार की इच्छा रखना क्या दर्शाता है? तो बच्चों को बेहतर सहयोग देने हेतु एक पेशेवर और व्यवहारिक संवेदनशीलता। शिक्षक देखते हैं कि दोपहर के भोजन से तो छात्रों को सक्रिय करने के लिए छोटी गतिविधि या जोड़ी चर्चा कराना। कक्षा चर्चा के दौरान एक छात्र हर प्रश्न का
इसका हो जाएगा छात्र के उत्तर की सराहना करके अन्य छात्रों को बोलने के लिए आमंत्रित करना। समावेशित और विधिवत को बढ़ावा देने का शैक्षणिक लाभ क्या है? तो यह सहविषुणता, स्वीकृति और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देता है। मॉड्यूल 7 का प्री टेस्ट का क्वेश्चन है, डीएनओ की क्या भूमिका है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात आवेदन प्राप्त करना, आवेदन सत्यापित करना और डीएलसी को अग्रसेतित करना। कक्षा 9 से 10 के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि कितनी है? तो 4000 प्रति वर्ष। कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलती है? तो डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में। ई कल्याण प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र होता है? तो एसटी, एससी, बीसी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में आईएनओ की क्या भूमिका है? तो आवेदन भरना, दस्तावेज सत्यापन, अंतिम सबमिशन, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में किस श्रेणी के छात्रों को 2 किस्तों में राशि मिलती है? तो एससी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन कौन भरता है? स्वयं छात्र। सही आवेदन के बावजूद छात्रवृत्ति न मिलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा आधार लिंक ना होना और एनपीसीआई मैपिंग ना होना। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कौन करता है? आईएनओ। छात्रवृत्ति आवेदन अस्वीकृत होने का मुख्य कारण क्या है? तो गलत जानकारी, आधार लिंक ना होना और खाता निष्क्रिय होना, ये तीनों हो सकता है, उपरोक्त सभी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा क्या है? तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। दोस्तों, मॉड्यूल 7 का प्री टेस्ट और असेसमेंट का जो आपका प्रश्नोत्तर है, दोनों का सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मॉड्यूल का दोबारा हम आंसर नहीं बता रहे हैं। जो आपका प्री टेस्ट में क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन आपका मॉड्यूल असेसमेंट में रहेगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपको सीपीडी कोर्स में मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।